हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेटक्राफ्ट, जहां पर हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसमें हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है थ्योरीज, इंस्टीट्यूशंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लास्ट क्लास में हमने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में कल्चरल थियोरी प्रोस्पेक्टिव क्या कहती है? वो कहती है कि जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारे बिलीव्स है, वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, प्रथाएं हैं, वो एक व्यक्ति के डिसीजन पे इम्पैक्ट डालती है। वो हमें क्या कहते हैं, जो भी हम निर्णय ले रहे हैं उसको प्रभावित करती है। जो भी उसके समुदाय में प्रथाएं चल रही हैं, ट्रेडिशंस चल रहे हैं, बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उन सब का इम्पैक्ट उस इंडिविजुअल के डिसीजन पे दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या है, जातिगत व्यवस्था है जो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है और आज भी समाज में फॉलो की जाती है। क्या कहते हैं, अभी रिसेंट की ही बात है, तो क्या कहते हैं, तमिलनाडु में एक शेड्यूल कास्ट लड़का था जो बुलेट चला रहा था। उसका ब्राह्मण क्या कहते हैं समूह के कुछ लड़के थे, उन्होंने उसका हाथ काट दिया, क्योंकि उनका ये मानना है कि बुलेट जैसा जो व्हीकल है वो अपर कास्ट को डिनोट करता है, वो उनकी पावर को दिखाता है, उनकी प्रेस्टीज को दिखाता है। तो ये एक लोअर कास्ट लड़का होके बुलेट कैसे चला सकता है, इसलिए उसके हाथ काट दिए गए। और क्या कहते हैं, देखा होगा, अगर हम बात करें ब्राह्मण फैमिलीज, वैश्य, क्षत्रियास, इनके घर में आज भी फॉलो किया जाता है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट इनके घर में चला जाए और उसको अगर पानी ऑफर कर रहे हैं ये लोग, तो उनके बर्तन अलग होते हैं, उनको सेम उन बर्तनों में नहीं खाने को या पीने को दिया जाता जिनका यूज़ उनकी फैमिली में किया जा रहा होता है। उन बर्तनों को अलग रखा गया होता है और वो बर्तन गंदे होते हैं, मतलब टूटे फूटे बर्तन होंगे, साफ नहीं होंगे। ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। और अगर हम अपनी क्या कहते हैं जातिगत व्यवस्था के आधार पर देखें तो हमारे यहाँ पे मैरिजेस जो हैं वो भी जातिगत आधार पे होती है। आज भी क्या कहते हैं, अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर देता है तो उस कम्युनिटी के लोग जो हैं उसका बहिष्कार कर देते हैं, उन या फैमिली वाले ही उनको फैमिली से अलग कर देते हैं, उसको आज भी क्या कहते हैं मान्यता नहीं दी जा रही है। तो ये इस तरीके से जो है हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी आइडियाज़, बिलीफ जो हैं वो हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को कल्चरल थियरिस्टिक डिस्क्राइब एज मैथडोलॉजिकल कलेक्टिवलिज्म, मतलब कि सांस्कृतिक सिद्धांतवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को एक सामूहिक विधियों पर आधारित कार्य प्रणाली कहते हैं। उनका कहना ये है कि जो हमारे क्या कहते हैं कल्चर है, जो हमारे विश्वास हैं, बिलीव्स हैं, मूल्य हैं, प्रथाएं हैं, ये एक काम करने का सिस्टम है कि एक इंसान जो है किस तरीके से कार्य करेगा, ये उसका एक तरीका है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है ना, उसकी जो सांस्कृतिक वातावरण है, जिसमें क्या कहते हैं सिंबल्स हैं, प्रथाएं हैं, सांस्कृतिक कार्य हैं, इन सब के आधार पर एक इंडिविजुअल जो है वो अपना इंटरेस्ट बनाता है कि उसके आसपास की कम्युनिटी में उसका जो समुदाय है वो किस तरीके के काम कर रहा है, वो उस आधार पर अपना इंटरेस्ट ढूंढेगा। जैसे हमें समाज में देखने को मिलता है वैश्य समुदाय में जिनका काम क्या है, बिजनेस करना, तो बच्चे ने शुरू से ही अपने इन्वायरमेंट में वो बिजनेस ट्रिक्स देखी हैं, है ना, किस तरीके से बिजनेस को चलाया जा रहा है, क्या है, तो उसको वो पता है, तो वो अपना इंटरेस्ट जो है वो उसमें ढूंढ रहा है। तो अगर हम आज भी देखें तो हमें लगभग जो शॉप्स हैं वो वैश्य समुदाय की मिलेगी, गुप्ता स्टोर, अग्रवाल स्टोर, है ना। तो ये क्या है, वैश्य समुदाय, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में देख ही यही सब रहा है, उसकी कम्युनिटी में हो ही वही रहा है, तो वो उसने अपना इंटरेस्ट बना लिया कि मेरे को तो बिजनेस ही
करना है। तो एक इंडिविजुअल जो है वो अपने सांस्कृतिक वातावरण के आधार पर अपना इंटरेस्ट बनाता है। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है ना, उसके समुदायों में जो भी प्रथाएं मिलती हैं, जो भी मापदंड मिलते हैं, मूल्य मिलते हैं, ठीक है, जो भी प्रथाएं चली आ रही हैं, वो उनको जस्ट फॉलो करता है। वो कभी भी उस पर क्वेश्चन नहीं करता है, उस पर तर्क नहीं ढूंढता है कि कोई चीज़ अगर मानी जा रही है हमारे समुदाय में तो वो क्यों मानी जा रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। कभी भी इंसान जो है अपनी प्रथाओं में, अपने ट्रेडिशन में, मापदंडों में, आइडियाज, बिलीफ्स में तर्क, लॉजिक को नहीं ढूंढता है। जैसे उदाहरण के लिए कि फैमिलीज में अगर कोई मर जाता है ना, किसी की डेथ हो गई है, कोई एक्सपायर कर जाता है, तो ये मान्यता है कि हमें हमारे घर में ब्राह्मण्स को खाना खिलाना है। क्यों खिलाना है, क्या रीज़न है उसका, हम कभी लॉजिक पे नहीं जाते हैं। हमें बस कह दिया गया है, हमारे पूर्वज खिलाते थे तो क्या कहते हैं, हमारे मम्मी पापा ने खिलाया है अपने पेरेंट्स के लिए, तो अब आगे हम भी खिलाएंगे। वो सिर्फ हम मान रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है हम कभी उस पर नहीं जाते। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता है करवा चौथ का व्रत, कि अगर महिलाएं व्रत रखेंगी तो पुरुष जो है उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। हम कभी लॉजिक पे नहीं गए कि क्या ऐसा सच में होता है, क्या ऐसा हो सकता है, हम कभी लॉजिक पे नहीं जाते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास की कम्युनिटी में ये चीज़ मानी जा रही है, तो हम उससे अट्रैक्ट होकर हम वो चीज़ मानने लग जाते हैं, हम कभी लॉजिक तर्क पर नहीं जाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है ना, वो कोई भी डिसीजन जब ले रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है उस डिसीजन पर, उसकी प्रथाओं का, उसके विश्वासों का, उसके मूल्यों का, उसके मापदंडों का पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति अपने शादी के विषय में सोच रहा है, मान लो उसको कोई लड़की पसंद आ गई है जो शायद इंटर कास्ट है, उसके कास्ट की नहीं है। वो उससे प्यार करने से पहले बहुत सोच समझ रहा है कि वो उससे प्यार करे या ना करे। वो पसंद कर रहा है उसे, पर उसे वो बताए ना बताए, वो इसके विषय में बहुत सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसने देखा है कि उसके समुदाय में क्या कहते हैं, दूसरी जाति के व्यक्ति को अपनाया नहीं जाएगा। अंत में वो क्या डिसाइड करता है कि छोड़ो यार, क्या कहते हैं, मैं नहीं लड़की को बोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे समुदाय में आगे जाके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, हो सकता है मेरी फैमिली ही ना माने या ऐसा कुछ। तो किस तरीके से एक व्यक्ति के निर्णय पर उसके समाज की प्रथाएं जो हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई इंस्टीट्यूशंस मैटर। कह रहे किसी भी समाज में संस्था का होना क्यों ज़रूरी है। तो इस पर सांस्कृतिक सिद्धांतवादियों का कहना ये है कि कोई भी संस्था जो होती है वो एक व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। चाहे फिर वो संस्था हार्ड इंस्टीट्यूशन हो या सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन हो, दोनों में ही जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, प्रथाएं हैं, मानदंड हैं, इनका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। और उन संस्थाओं में किस तरीके का अनुभव रहा है, किस तरीके की घटनाएं इतिहास में घटी हैं, उनका भी इम्पैक्ट जो है एक इंडिविजुअल के डिसीजन पे देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर हम राजनीति की बात करें तो लालू यादव बहुत माना जाना फेमस नाम रहा है। क्या कहते हैं, लालू यादव ने ओबीसी समुदाय को एक राजनीतिक मंच प्रोवाइड किया है ना इतिहास में, कि इससे पहले कोई भी ऐसा ओबीसी लीडर सामने नहीं आया, ना देखने को मिला जो इतनी खुलकर अपनी बात को रखता हो। लेकिन लालू यादव जो थे उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छे, बहुत बेहतर काम किए, ओबीसी समुदाय के लिए वो खुलकर बोले, है ना। तो इतिहास में जो उन्होंने काम किया उसका इम्पैक्ट आज उनके बेटा जब राजनीति में आया हुआ है, तेजस्वी यादव, उसकी लाइफ पे देखने को मिल रहा है। लोग, उस ओबीसी समुदाय के लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव को इस आधार पर राजनीति में सपोर्ट कर रहे हैं कि लालू यादव ने इतिहास में जो काम किए हैं वैसा ही कुछ अच्छे काम उनके समुदायों के लिए शायद उनका बेटा भी करेगा।
तो इस तरीके से जो एक संस्था है वो एक व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करती है जो उसने इतिहास में देखा हुआ है। इसमें ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूज, बिलीव्स एंड सिंबल्स, कि किसी भी संस्था में किस तरीके से वैल्यू, बिलीफ और सिंबल जो है वो एक अहम रोल निभाते हैं। सांस्कृतिक सिद्धांतवादियों का मानना ये है कि जो हमारी संस्कृति है, मूल्य है, विश्वास है, चिन्ह है, मानदंड है, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। व्यक्ति को उसके आसपास के वातावरण की पहचान कराने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और ये सब हो कैसे पाता है? समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा, कि व्यक्ति का समाज में किस तरीके का सोशलाइजेशन हो रहा है, उसे किस तरीके से अपने वातावरण से चिन्हित करवाया जा रहा है, उसकी पहचान करवाई जा रही है इस पर। और ये करवाता कौन है? परिवार करवाता है, स्कूल कराता है, धर्म करवाता है, राजनीतिक दल करवाते हैं, हमारा पीयर ग्रुप करवाता है। तो इस तरीके से हमारा समाजीकरण होता है और हम इसमें जो चीज़ें सीखते हैं वो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जातिगत व्यवस्था है, ये एक बच्चे को कैसे पता चलती है? उसकी फैमिली में उसको बताया जाता है कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप एससी हो, आप ओबीसी हो, आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो, या जो भी है वो उसकी फैमिली से उसको पता चलता है। फिर राजनीतिक दल भी हमें क्या कहते हैं, हमारे समाज के बारे में चिन्हित करवाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, क्या कहते हैं, ये हमारा वोट बैंक है ना, ये इस जाति से बिलोंग करते हैं। क्या कहते हैं, चुनाव के समय पे ये चीज़ें ज़्यादा उभर के हमें देखने को मिलती है। हमें कैसे पता चलता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं या किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं? हमें समाज अवगत कराता है, हमारा परिवार अवगत कराता है। तो जिस भी तरीके से एक व्यक्ति का समाजीकरण होता है वो उस तरीके से अपने आसपास के वातावरण को पहचानता है ना। क्या कहते हैं, जैसे हम भाषा के आधार पर व्यक्ति को पहचान लेते हैं। अगर कोई गुजराती बोल रहा है तो हमें पता लग जाता है कि वो गुजरात का है, कोई पंजाबी बोल रहा है तो हमें पता चल जाता है कि वो पंजाब का है, क्योंकि हमें पहचान करवाई गई है भाषाओं की कि है ना, इस तरीके की भाषा होगी तो इस स्टेट की है, इस तरीके की भाषा होगी तो इस स्टेट की है। हम खाने से भी जज कर लेते हैं कि अगर कोई इडली डोसा सांभर की बात कर रहा है तो हम उसको कह देंगे कि वो तो साउथ इंडिया, तमिलनाडु का है, केरल का है, ये कर्नाटका का है। अगर कोई साग और मक्की की रोटी की बात कर रहा है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई ये तो पंजाब का ही होगा। तो हमारा जिस तरीके से क्या कहते हैं समाज के साथ हमारी पहचान कराई जाती है, हमारा सोशलाइजेशन किया जाता है, हम उसी तरीके से अपने निर्णय लेते हैं। इसमें ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे सांस्कृतिक सिद्धांतवादियों का कहना क्या है कि जो प्रथाएं हैं, हमारी संस्कृति है, या जो भी ऐतिहासिक अनुभव रहे हैं जीवन में, वो एक व्यक्ति के भविष्य में होने वाले निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हमने अभी पीछे भी बात करी कि इतिहास में कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हुए जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया और उसका इम्पैक्ट जो है उनके आने वाली जनरेशन्स पे पड़ रहा है, कि लोग जो है इतिहास में हुए कामों के आधार पर आने वाली जनरेशन को पॉलिटिक्स में सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ है, जो इतिहास में घटना घटी उसका इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। इसमें जैसे मैरिज हो गई, इंटरकास्ट मैरिज जो है वो हमारे क्या कहते हैं इतिहास में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं आई है ना, उनको सपोर्ट नहीं मिला है। उसका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिल रहा है कि लोग इंटरकास्ट मैरिज करने से हिचकिचाते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो इन सब इंटरकास्ट मैरिजेस जैसे नॉर्म्स को मानते भी हैं, फॉलो भी कर रहे हैं और मान जाते हैं, है ना। तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में देखने को मिलेगा उनके बच्चों में, कि क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में देखा है कि इंटरकास्ट मैरिज करने से कुछ अलग नहीं हो जाने वाला है, उसमें भी परिवार वैसे ही बनेगा, विकसित होगा जैसे कि अगर आप अपने कास्ट में मैरिज करते हो तो होता है ना। तो जब बच्चा उस चीज़ को अनुभव कर रहा है प्रेजेंट में कि हाँ इंटरकास्ट मैरिज भी सेम होती है, उसके भी अपने फ़ायदे होते हैं, सेम परिवार होता है, सब कुछ वैसा ही होता है जैसे एक नॉर्मल
फैमिली में होता है। तो इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होगा कि अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहेगा तो वो डरेगा नहीं कि सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या होगा, क्योंकि उसने अपनी फैमिली में देख लिया है कि अच्छा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही रहता है सब कुछ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रथाएं हैं या जो हमारे अनुभव हैं वो हमारे भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।